Hello students, welcome to our academy, RT Academy, जहाँ पर आपको लॉन्ग ईयर नोट्स और पूरे सिलेबस के बढ़िया से लेक्चर, बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड शेयर भी करना पड़ेगा। तो आरटी अकेडमी की तरफ से मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू आज बात करेंगे 11th से एक नए चैप्टर के साथ, और वो है हमारा चैप्टर फोटोसिंथेसिस। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो सेंड किए हुए हैं, जहाँ पर आपको कुछ चैप्टर जो रिड्यूस किया है हमारे काउंसिल ने, वो चैप्टर रिड्यूस हो गए यहाँ पर। तो 2 चैप्टर रिड्यूस करने के बाद हमारा जो चैप्टर ये आया है, ये है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो दुनिया का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ही धरती पर कार्बोहाइड्रेट नाम की चीज आई। कार्बोहाइड्रेट, और यही कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम नॉर्मल फूड भी कह सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है फूड कहने में, फूड भी कह सकते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट और फूड अगर कोई ला रहा है इस अर्थ पे, तो वो हमारे इस प्रोसेस के थ्रू आ रहा है। और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो रेस्पिरेशन प्रोसेस भी रुक जाएगा। यानी कि जो हमारा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, उस चैप्टर की एक और खास बात, चला मैं आता हूँ अपने इस पे टॉपिक पे सीधे फोटोसिंथेसिस पे। एक प्लांट है, ये प्लांट एटमॉस्फेयर से CO2 गैस को ले रहा है। ओके, एटमॉस्फेयर से CO2 गैस एब्जॉर्ब करता है, और CO2 गैस एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाटर ले रहा है रूट से। यहाँ से वाटर भी इसके पास आया। वाटर और CO2 ने रिएक्शन करके हमें ग्लूकोज नाम की चीज दी। ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज के साथ ही जब ऑक्सीजन रिएक्ट होती है तो हमें एनर्जी मिलती है। हमें एनर्जी मिलेगी। तो वाटर और CO2 के साथ हमारे काफी कुछ और भी रिएक्शन है। तो मैकेनिज्म आपको बताओ, केवल थीम बता रहा हूँ चैप्टर की, कि अगर आपकी बॉडी में एनर्जी अगर नहीं है तो ग्लूकोज नहीं, अब ग्लूकोज या कोई भी फूड नहीं है तो आप जिंदा नहीं रह सकते। यानी कि जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए हमें खाना चाहिए। वो खाना हमें इस प्रोसेस के थ्रू मिलता है, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू इनऑर्गेनिक कंटेंट से हमारे प्लांट्स, हमारे ग्रीन प्लांट्स फूड का प्रोडक्शन करते हैं, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं, और यही प्रोसेस बन जाता है हमारा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की आपको डेफिनेशन देता हूं यहाँ पर। फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल। फिजियोकेमिकल क्यों? क्योंकि फिजिक्स भी लग रही है, थोड़ा फिजिकल बॉडी भी अटैच्ड है, और केमिकल तो है ही है। एक प्रोसेस के थ्रू हमारे प्लांट फूड का प्रोडक्शन करते हैं, और टर्म बन जाता है फोटोसिंथेसिस। ओके, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। अब जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके कुछ एक्सपेरिमेंट जाना जाए। भाई आखिर कैसे लोगों को पता चला इस फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी होता है। जैसा कि मैंने अभी रिएक्शन पीछे दिखाई, फोटोसिंथेसिस से प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये सारी चीजें कैसे सामने आई, इसके लिए बड़े एक्सपेरिमेंट हुए। उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये साबित हुआ कि CO2 इज इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। ओके, तो अब हम उन एक्सपेरिमेंट को जानते हैं, थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। चलिए एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे ये जाना गया कि एक ग्रीन प्लांट के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, या ग्रीन पोर्शन की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। हमने एक लीफ ली, वेरीगेटेड लीफ। ये वेरीगेटेड लीफ का मतलब क्या होता है? वेरिएशन, यानी जब लीफ में आप 2 कलर देख रहे हैं, येलो एरिया भी है, ग्रीन एरिया भी। ऐसे कई सारे मनी प्लांट में मिल जाएंगे आपको वेरिएशन देखने को। तो देखिए यहाँ पर कुछ येलो एंड ग्रीन पैचेस हैं, और इसी को हमने बोला वेरीगेटेड लीफ। बिफोर स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट में क्या होता है? स्टार्च को आयोडीन के साथ, मैंने आपको बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स में बताया था कि स्टार्च आयोडीन के साथ
ब्लैक ब्लू कलर शो करता है। वही स्टार्च में दिया कि अगर जो ग्रीन इलाका था, ग्रीन इलाके पे अगर हमने इस आयोडीन सॉल्यूशन में कुछ पार्ट डाला तो यहाँ ग्रीन इलाका हमारा ब्लू हो गया था, देखिए। और जहाँ पर ग्रीन इलाका नहीं था, यहाँ पर येलो स्पॉट था, वहां पर कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि येलो स्पॉट के पास क्लोरोफिल एब्सेंट था। अब क्लोरोफिल एब्सेंट है, और जब क्लोरोफिल एब्सेंट है तो ये जाहिर बात है फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, यानी स्टार्च का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। और जब स्टार्च नहीं है तो आयोडीन कुछ भी नहीं कर पाएगा। जबकि सेकंड कंडीशन में जहां पर ग्रीन एरिया का पार्ट था, उस ग्रीन एरिया पार्ट में क्या पाया गया? स्टार्च ने दिया आयोडीन टेस्ट, क्या दिया? स्टार्च ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। इससे प्रूव हुआ कि ये जो इलाका था, इस इलाके में फोटोसिंथेसिस हुआ है। और जब फोटोसिंथेसिस हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल मौजूद था। इससे प्रूव हुआ कि ग्रीन पार्ट या क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इससे ये पता चला हम लोगों को कि हाँ भाई, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है, इसीलिए जो हमारा ग्रीन पार्ट होगा उसी में फोटोसिंथेसिस होगा। ये तो इससे बात आया था कि ग्रीन पार्ट डिफिनेशन में जो मिलेगा कि ग्रीन प्लांट्स जो फूड प्लांट बनाने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट आइए, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। अब ये बोला गया कि क्या CO2 नेसेसरी है? ये कैसे पता लगाया जाए कि CO2 नेसेसरी होता है? क्योंकि हम जब रिएक्शन पढ़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन तो 6 CO2 + 12 + 2। अब CO2 कैसे पता लगाया जाए जरूरी है कि नहीं जरूरी? तो हमने काम किया, हमने केमिकल का पता लगाया और उस केमिकल का नाम रखा हमने KOH। KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्वालिटी होती है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर किसी जगह पर रख दिया जाए, किसी बोतल में, तो उस जगह पे मौजूद जितना भी CO2 होगा ये एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने से केमिकली बॉन्ड कर लेगा। CO2 को अपने से केमिकली बॉन्ड कर लेगा, ये KOH की खासियत है। तो हमने दिमाग लगाया क्यों ना एक ऐसे प्लांट की लीफ को चूज किया जाए जिसके हाफ पार्ट को एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रहने दे, हाफ पार्ट को बोतल में डालने दे, और इस बोतल में KOH डाल दिया हमने। ओके, क्या डाला? KOH। अब KOH हमने यहाँ रख दिया। अब क्या होना चाहिए? इस बोतल का सारा CO2 एब्जॉर्ब हो गया, सारा CO2 एब्जॉर्ब हो गया। अब बोतल के अंदर CO2 रखा नहीं, ठीक है। कुछ घंटे बाद हमने लीफ को तोड़ा, और जब लीफ को तोड़ने के बाद लीफ में आयोडीन टेस्ट किया, लीफ में जब हमने आयोडीन टेस्ट किया तो सिंपल सी बात समझ में आएगी कि आपको पता है कि अगर आयोडीन मौजूद, अगर स्टार्च मौजूद होगा तो वो ब्लैक ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो ब्लैक ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जब हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला तो आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद हमारी लीफ का जो बॉटल के अंदर वाला पार्ट था वो सेम एज रहा, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर, कलर में कोई चेंज नहीं आया, कलर सेम एज रहा। लेकिन जहां वो पार्ट बाहर था, एटमॉस्फेयर के टच में था, वहां का कलर चेंज हो गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर CO2 एटमॉस्फेरिक इसको मिल गई थी। इसलिए ये प्रूव हुआ कि CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस या फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए वही चीज थ्योरी आप मिल जाएगी। तो दो एक्सपेरिमेंट किए। पहले एक्सपेरिमेंट से पता किया गया कि लीफ के लिए क्लोरोफिल जरूरत है, ग्रीन लीफ होनी चाहिए। दूसरे एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हाँ CO2 जरूरत पड़ेगी, CO2 की। दो एक्सपेरिमेंट से दोनों चीज प्रूव हो गए। अब चलिए कुछ और डेप्थ पे चलते हैं। अब 1770 में जोसेफ प्रिस्ले बहुत ही स्मार्ट दिखा है जोसेफ प्रिस्ले, और इनके इक्विपमेंट्स हैं जो इन्होंने यूज किया था, वो वही पिक है इनके इक्विपमेंट्स की, जिससे ये प्रैक्टिकल करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। जोसेफ प्रिस्ले फेमस हुए बाद में, और भी इन्होंने ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी करी। दुनिया सांस लेती थी लेकिन पता नहीं था कौन सी सांस लेती थी, तो ऑक्सीजन की पता चली 1774 में। तो इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी करी। प्रिस्ले
क्या परफॉर्म कर रहे थे, इनके परफॉर्मेंस का कारण था प्रिस्ले जी ने एक बेल जार, जो आप देख रहे हैं बेल जार है, ये बेल जार है। इस बेल जार में अंदर एक चूहा रखा, एक कैंडल रखी, यानी चूहा, माइस भी कह सकते हैं क्योंकि इनके आगे थ्योरी का नाम भी बदला, तो एक माइस ले लिया और कैंडल ले लिया। इन्होंने देखा थोड़ी देर बाद दोनों मर गए। अरे पता लगा मरे क्यों आखिर, ये पता लगा कि मर क्यों गए। अब कि इन्होंने क्या किया, एक बेल जार में माइस लिया, कैंडल ले ली और मिंट प्लांट ले लिया। एक मिंट प्लांट ले लिया। अब मिंट प्लांट ले लिया, सिंपल सी बात है, मिंट ऑक्सीजन रिलीज करेगी। ये इनको नहीं पता था, ये अभी पिछले साहब को नहीं पता था, ये मैं आपको बता रहा हूं। मिंट से ऑक्सीजन रिलीज हुई, ठीक है, CO2 क्योंकि बर्न कर रहा, CO2 इससे भी रिलीज हो रहा, CO2 हमारा माइस भी दे रहा है, CO2 से इस प्लांट ने खाना बनाया। यानी प्लांट को खाना बनाने के लिए CO2 चाहिए था, उसको CO2 माइस दे रहा है क्योंकि एनिमल्स रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज करते हैं, माइस CO2 रिलीज कर रहा था। कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और चूहे को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, दोनों लोग को ऑक्सीजन भी मिल रही थी। तो इन्होंने देखा कि बेल जार में कोई नहीं मरा थोड़ी देर तक, सब जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि सब एक दूसरे से कंज्यूम कर रहे थे गैस को, यानी किसी न किसी तरीके से ये प्रूव कर रहे थे, ये बोल नहीं पाए, प्रूव कर रहे थे कि मिंट से या प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये लेकिन प्रूव ना कर पाए। इन्होंने ये बताया कि प्लांट एयर को फ्रेश करता है, प्लांट एयर को फ्रेश करता है, ये बताया इन्होंने। अब जब ये बताया इन्होंने तो चर्चा चालू, डिस्कवरी चालू, और भाई सब लोग लग गए कि एयर को फ्रेश करना कैसे, क्या करना। तो जोसेफ प्रिस्ले ने काफी अच्छा यहाँ पे दिया, वही सारी थ्योरी आपको मिलेगी। प्रिस्ले परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। He discovered oxygen in 1774. He observed that a candle burning in a closed bell jar gets extinguished. Similarly, a mouse suffocated in the closed jar. Suffocated हो गया, उसको बेहोशी छा गई। He concluded that a burning candle or a breathing animal damage the air. ये air को damage करते हैं, तभी ये मर गए। He placed a mint plant in the bell jar. जब इन्होंने बेल जार में mint plant रख दिया, he found that the mouse stayed alive and the candle continued to burn. दोनों जिंदा रहे, कैंडल कंटिन्यू जल रही थी और माइस भी हमारा जिंदा था। He hypothesized that plants restore the air whether breathing animals and burning candles remove. कह रहे हैं ये इतना 1770 के आसपास की बात चल रही है। आज आप सोच सकते हैं, वो नहीं सोच सकते थे, तब तो कुछ पता ही नहीं था, है नहीं। तो यहाँ पर जिन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो एनिमल्स हैं ये एयर को गंदा करते हैं और मिंट प्लांट ये एयर को स्टोर कर लेता है अपने पास और उसे फ्रेश रखता है। ये नहीं समझ पाए थे कि वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे भाई साहब आ गए जॉन इंजनहाउस, बड़े भयंकर नाम होते थे। अब आ गए हमारे पास जॉन इंजनहाउस। तो बात ये आई कि जोसेफ प्रिस्ले जी ने एक आइडिया दे दिया दूसरे साइंटिस्टों को उस दिशा में कार्य करने के लिए कि ऐसे काम करो, और इतना ही बहुत बड़ी चीज होती, किसी को रास्ता दिखा दिया इन्होंने। अब जुड़ गए साइंटिस्ट, अब आ गए जॉन इंजनहाउस। जॉन इंजनहाउस एक्वेटिक प्लांट को सनलाइट में रख करके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। देखिए बिजी है एक्सपेरिमेंट काफी हमारे मिस्टर जॉन इंजनहाउस। 2-3-4 बार नाम लिया करिए अपने उनसे भी, बिकॉज नाम लेंगे तब कहीं जाकर के आप इनके नेम को लर्न कर पाएंगे। जस्ट अ मिनट, ओके, जस्ट अ मिनट। तो जॉन इंजनहाउस ने किया क्या भाई, he concluded the same experiment by placing, सारा भाई एक्सपेरिमेंट लिया है अपने उनके भाई हाथ जोड़ के हमें अपने इंस्ट्रूमेंट दिए जो हम काम करना चाह रहे हैं, ठीक है ले लो भाई। तो ये क्या कर रहे थे, प्लांट्स को सनलाइट में रख रहे थे, कभी डिम लाइट में रख रहे, ये बताना चाह रहे थे कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है,
तो ये भाई साहब लगे थे। He showed that the sunlight is essential to the plant for purifying the air। अब देखिए प्यूरिफाइंग एयर उनका शब्द इन्होंने यूज किया, ये कह रहे हैं he showed that sunlight is essential। सनलाइट जरूरी है, अगर प्लांट को एयर को प्यूरिफाई करना है तो सनलाइट जरूरी है। सब एक ढर्रे पे चल रहे थे, किसी को ये नहीं पता था कि क्या डिस्कवरी कर रहे हैं, सब एक ढर्रे पे चल रहे थे। वो कह रहे थे हमारे जॉन पिछले साहब कि प्लांट एयर को फ्रेश करता है। जॉन इंजन हाउस ने बोला कि फ्रेश करता है लेकिन उसके लिए सनलाइट जरूरी है। देखिए कहां से क्या डिस्कवरी चल रही है, एक रास्ता दिखा, चल पड़े सब लोग उस पे। तो हमारे जॉन इंजन हाउस जी ने कहा कि भाई वहां पर आपको सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, इधर में पढ़ना है आपने, सनलाइट की जरूरत पड़ेगी अगर एयर को प्यूरिफाई करवाना है प्लांट के थ्रू। करते रहे। एक दिन ये सनलाइट में एक्वाटिक प्लांट पे रख करके फोटोसिंथेसिस करवाया, तो देख रहे थे बहुत सब बैठ करके, जैसे देखिए ये लगा इक्विपमेंट इनका। और ये 10th में बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है कि ऑक्सीजन इज इवॉल्व इन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट में आप देखेंगे बबल्स चिपके हुए हैं, ये एयर बबल्स लगे हुए हैं, ये एयर बबल्स हैं। ओके, ये एयर बबल्स लगे होते हैं। आप भी देखिएगा, दिख जाएंगे आपको प्लांट्स में से एयर बबल्स लगे हुए हैं। तो एक्वेरियम में देख लीजिएगा, एक्वेरियम में एक्वेटिक प्लांट लगाकर देखिएगा तो बबल्स दिखाई देंगे। वो जो बबल होते हैं वो ऑक्सीजन के बबल्स होते हैं। तो इनको तब भी नहीं पता था, इन्होंने देखा यार ये तो जो प्लांट है इस प्लांट में ये बबल लाइक क्या है। जब इन्होंने डिस्कवरी करना चालू तो पता चला, लेटर ही आइडेंटिफाइड दीस बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन। ये बबल्स ऑक्सीजन के थे, ये बबल ऑक्सीजन के थे। thus he showed that only the green part of plant release oxygen। तब कहीं आया चर्चा में कि प्लांट क्यों मींस माइस हमारा जिंदा था, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। लेकिन बेचारे वो नहीं बताया पाए हमारे पिछले साहब, ये बताया हमारे जॉन इंजन हाउस ने कि हाँ ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्लियर, समझ आ गया ना? इस तरीके से ऑक्सीजन की डिस्कवरी बाहर आई। तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी वो ऑक्सीजन एक मैकेनिज्म का देन थी, एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज हुई। चलिए अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट के पास पढ़े, जूलियस वॉन सैक्स। ये सब बड़े बड़े दिग्गज थे जो फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट में एक साथ लगे हुए थे। पहले जोसेफ प्रिस्ले साहब से मुलाकात हुई, सेकंड साइंटिस्ट हमारे मिले हमको जॉन इंजन हाउस, और अब मिल रहे हैं हमारे जूलियस वॉन सैक। जूलियस वॉन सैक जी प्रूव दैट, इन्होंने क्या प्रूव किया, Glucose is produced when plants grows and it is usually stored as starch। इन्होंने ये बताया कि ग्लूकोज प्रोड्यूस किया जाता है जब प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है और ज़्यादा ग्लूकोज को स्टार्च में बदल लेते हैं। ये हमने पिछले साल में बताया। नेक्स्ट पॉइंट में बताया क्लोरोफिल इज लोकेटेड इन द स्पेशल बॉडीज। क्लोरोफिल जो होता है, जो पिगमेंट्स हैं ग्रीन पिगमेंट्स, वो एक स्पेशल बॉडीज में स्टोर होते हैं। वो स्टोर होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। दूसरी खास बात है, सही बताया भाई, सही कह रहे हैं आप। ग्लूकोज इज मेड इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ग्लूकोज ग्रीन पार्ट्स में बनेगा। जूलियस वॉन सैक की ये दिन थी भाई साहब, खड़े आपके सामने जूलियस वॉन सैक। अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट जो थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएगा। एक्सपेरिमेंट बाय टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। एंगल बड़ा लगाते थे भाई साहब, तो हमने एंगल। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन एक ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा पे काम कर रहे थे। ये क्लैडोफोरा, ये एल्गी दिखाई जा रही है आपको। और इन्होंने क्या किया, जो लाइट आ रही थी सन की उसको प्रिज्म से गुजारा। जब प्रिज्म से गुजारा तो विबग्योर आपका तैयार हुआ। विबग्योर जानते हैं आप, रेड है, इसके इधर जाएंगे इंफ्रारेड हो जाएगा। ये वॉलेट है, आपकी चीज में पड़ी होगी। तो ये जो आप देख रहे हैं एक वेवलेंथ है हमारी लाइट की, अलग अलग लाइट को सेपरेट कर दिया उन्होंने। रेड अलग है, येलो अलग है, ग्रीन अलग है, पर्पल ब्लू, जो भी विबग्योर में होती है सारी लाइटें अलग है। और जब इस लाइट को इस क्लैडोफोरा को दिया गया, भाई खाना बनाए, क्लैडोफोरा एक एल्गी, तो क्लैडोफोरा को एल्गी को डायरेक्ट सनलाइट ना दे करके इन्होंने उस लाइट को प्रिज्म से गुजारा। और जब प्रिज्म से गुजारा तो क्लैडोफोरा पे जब लाइट पड़ी तो क्लैडोफोरा ने खाना बनाना चालू किया, फोटोसिंथेसिस करना चालू किया। और आपको पता है अभी हमारे भाई साहब जॉन इंजन हाउस जी ने बताया था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी।
होने दो ऑक्सीजन गैस रिलीज, पूरी जगह पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही। बड़ा टेक्निकल टर्म है, ध्यान से समझिए। इन्होंने सोचा कि क्या कौन ये जो हमारे एंगलमैन थे ये बताना चाह रहे थे कि कौन सी लाइट प्लांट लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये इस पे काम कर रहे थे कि कौन सी लाइट प्लांट एब्जॉर्ब करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, कौन सी लेगा लाइट, इस पे रिसर्च करा। तो इसके उन्होंने कोई बड़ा आसान एक्सपेरिमेंट किया, लाइट को प्रिज्म से गुजारा, लाइट स्कैटर्ड हो गई अपने कलर में। अब इन्होंने उस लाइट को एल्गी को दिया, अब एल्गी ने खाना बनाना चालू किया। एल्गी ने जब खाना बनाना चालू किया तो ऑक्सीजन रिलीज होना चालू हुई। अब ये पता लगा था ऑक्सीजन निकल कहाँ ज्यादा रही, किस लाइट पे ऑक्सीजन ज्यादा निकल रही है। तो इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया ले लिए और उसी मिक्सचर में क्लोरोफोरम के ऊपर एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिया। अब सिंपल सी बात है यार, एरोबिक बैक्टीरिया अगर डाल दिया है तो एरोबिक बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन, क्योंकि एरोबिक का मतलब ही होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करे, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करे वो हमारा एरोबिक बैक्टीरिया। अब ये एरोबिक बैक्टीरिया अपना ऑक्सीजन लेकर के ग्रोथ करने लगे। तो उन्होंने देखा कि केवल दो जगह ग्रोथ ज्यादा दिख रही थी, केवल दो स्पेक्ट्रम पे ग्रोथ ज्यादा दिख रही थी, वो थी ब्लू और रेड। मैसेज में वायलेट लिखा है, इसे आप ब्लू करते हैं, ब्लू और रेड। इससे ये प्रूव हुआ कि भाई एरोबिक बैक्टीरिया जहां पर ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगी वहां बैक्टीरिया क्यों निकलेगा, वहां बैक्टीरिया क्यों ग्रोथ करेगा, मर जाएगा। और ऑक्सीजन वहीं से निकलेगी जहां फोटोसिंथेसिस हो रही थी। और फोटोसिंथेसिस जिस दो लाइट में हो रही थी वो रेड और वायलेट लाइट में भयंकर तरीके से फोटोसिंथेसिस हो रही थी और वहां पर हमारे एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे थे। इससे प्रूव हुआ कि प्लांट रेड एंड ब्लू लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए बहुत से लोगों की धारणा ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं करता, ग्रीन लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है और इसी रिफ्लेक्शन के कारण हमें प्लांट ग्रीन दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ेगा? ग्रीन दिखाई पड़ेगा। तो ये भी एक डिस्कवरी, बड़ी डिस्कवरी थी TW एंगलमैन की तरफ से। चलिए आगे चलते हैं। By the middle of 19th century, 19th century के पास आकर के discovered that the plant use light energy। अब धीरे से 1770 के आसपास से कहानी चालू हुई और 200 साल लग गए। 200 साल बाद कहीं ये 19th सेंचुरी में आया, मिड ऑफ द 19th सेंचुरी, कि plants use light energy to make carbohydrate from CO2 and H2O। ये डिफिनेशन है कि प्लांट लाइट एनर्जी की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से वाटर को लेकर के और CO2 को लेकर के कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। इतने संघर्ष के बाद ये डिफिनेशन पता चली। तो ऐसे नहीं एक्सपेरिमेंट, ऐसे नहीं फोटोसिंथेसिस की एक्सपेरिमेंट रिएक्शन बना दी गई, उसको प्रूव करने के लिए कुर्बानियां गई हैं। 200 साल बीते हैं, 200 साल में कितने एक्सपेरिमेंट किए। तो वो एक्सपेरिमेंट बताएगा जो सफल हो गए, जो सक्सेसफुल नहीं हुए एक्सपेरिमेंट पता नहीं कितने हुए होंगे, साइंटिस्टों ने कितना टाइम लगाया होगा, तब कहीं जाकर के आज आम जनता को, आपको या हमको ये रिएक्शन दी जाती है। तो पहले की रिएक्शन ऐसी थी, CO2 है भाई, यहाँ CO2 है, H2O है, दोनों मिक्स हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। तब ये भी नहीं पता कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या है, C6 है, H12O6 है। हाँ भाई कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा और ऑक्सीजन ये भैया गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। तो वहाँ पे तब रिप्रेजेंट कर रहा था क्या, कार्बोहाइड्रेट का, मालूम नहीं था मॉलिक्यूल्स क्या है। लेकिन यहाँ से एक नई दिशा मिल गई, ये लोग जान गए कि फोटोसिंथेसिस के लिए ये चीज़ें, जो नहीं जानता था भैया पढ़ो इसको, एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके रिकॉर्ड दिखाए जाते थे। तो इतनी आई, इतनी मेहनत करने के बाद समय बदलता गया। वॉन नाइल एक और साइंटिस्ट आ गए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, कंडक्टेड सम स्टडीज इन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। अब ये पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया थे, आप देख रहे हैं, एक सोच में बैठे हैं हमारे वॉन नाइल जी और सनलाइट की तरफ देख रहे हैं काफी गंभीर मुद्रा में वाइन नाइल जी। और वाइन नाइल जी ने देखा कि जो हमारा एल्गी है, यहाँ पर कुछ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया है, पर्पल आप देख रहे हैं, पर्पल देखिए, दिख रहा है आपको, और ये ग्रीन बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया है, ये किसी बैरन रॉक्स पे लगे हुए हैं। क्या देखा इन्होंने कि डिमॉन्स्ट्रेट दैट फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन।
इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड रिड्यूस CO2। हाइड्रोजन एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है जो CO2 को रिड्यूस करता है। CO2 को रिड्यूस करने का मतलब CO2 के साथ जुड़ जाना, तभी तो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। This can be expressed by, उन्होंने उसी केमिकल रिएक्शन को ऐसे दिखाने की कोशिश करी। वाइनडाइल ने बहुत बड़ा इनका नहीं रहा योगदान। फिर इन्होंने बताया कि कुछ हमारे एनारोबिक जो ये हमारे पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया हैं, ये वाटर नहीं ले रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन को लाना जरूरी, हाइड्रोजन कहाँ से लाया जाए? तो हमारे वो जो प्लांट थे वो प्लांट हाइड्रोजन से, वाटर से हाइड्रोजन खींच रहे थे। लेकिन ये जब बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो इनका रिजल्ट निकल के आया ये हाइड्रोजन से नहीं H2S से हाइड्रोजन को लेते थे, हाइड्रोजन सल्फाइड से, और वही सल्फर बैक्टीरिया बन गए, वही सल्फर बैक्टीरिया बन गए, हाइड्रोजन सल्फाइड से ले रहे थे। Thus he inferred that ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम वाटर। ये भी बहुत बड़ा रहा। हमारे जॉन इन्जनहाउस ने बता तो दिया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि ऑक्सीजन रिलीज कहां से हो रही, कहां से आ रही है ऑक्सीजन? तो वो बताया था वान नाइन ने। वान नाइन ने बताया कि वो जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है वो वाटर से निकलती है। तो इस पर क्वेश्चन बनता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो ऑक्सीजन कहां से आ रही है, उस ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? तो उस ऑक्सीजन का सोर्स वाटर होता है। दिस वाज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स। फिर 19वीं सेंचुरी में टेक्निक्स काफी हद तक आ गई थी। रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स के थ्रू पता लगाया गया कि कौन सा मॉलिक्यूल कहां जाता है, और उसके बाद फाइनली जो हम रिएक्शन पढ़ते हैं, एक करेक्ट रिएक्शन जो है 6CO2 + 12H2O gives C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ये रिएक्शन आज हमें पढ़ने को मिलती है। तो इस रिएक्शन को पढ़ने के लिए पीछे के संघर्ष में जाइए। एक बार फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ कि आज का हमारा टॉपिक फोटोसिंथेसिस पे दिए गए एक्सपेरिमेंट्स पे था, जहाँ पर सबसे पहला आपने एक्सपेरिमेंट किया कि क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, देन CO2 जरूरी था जहां पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया। थर्ड एक्सपेरिमेंट हमारा किया था जोसेफ प्रिस्ले ने माउस मिंट एक्सपेरिमेंट के साथ। इसके बाद हमारे जॉन इन्जनहाउस जिन्होंने ऑक्सीजन के इवॉल्व होने के प्रोसेस के बारे में बताया। देन हमारे जूलियस वॉन सैक्स ने कुछ बताया कि इनका प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, ये स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। देन हमारे TW एंगलमैन ने क्लेडोफोरा पे एक्सपेरिमेंट किया और एंगलमैन ने बताया कि रेड और ब्लू लाइट में ही प्लांट ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड आफ्टर दैट वॉन नाइल ने हमें इंट्रोड्यूस कराया नई डेफिनेशन से, काफ़ी मेहनतों के बाद, और इस तरीके से प्लांट में फोटोसिंथेसिस पब्लिक को पढ़ाया जाने लगा, और ये एक पढ़ाने के लिए टॉपिक तैयार हो गया फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस रहा है, ये प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट रहा है। कई लोगों को 200 साल 250 साल बीत गए, हम लोग आज़ादी के लिए लड़ते रहे, ये लोग डिस्कवरी करते रहे। बड़ी बात है, हम 1700 में आसपास जूझ रहे थे आज़ादी जी, वहाँ रिसर्च करी जा रही थी, बड़ी बात है। तो 11th हम मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर से लेकर के कुछ मैकेनिज्म। अभी फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गए, बाद में मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो हमारे वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। ओके, बाय बाय।